हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ा दी थी, है ना। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। सेकंड केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी मेटल्स की वाटर के साथ। दोनों ही केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था कि अलग अलग मेटल डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही थी, ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी। कोई विग्रसली रिएक्ट कर रहा था, बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा था, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। कई को रिएक्ट कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, है ना। याद करो सोडियम, है ना, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जबकि हमें रिएक्शन कॉपर की करवानी है या एल्यूमिनियम की करानी है विद वाटर, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराने के लिए वाटर काम में नहीं आता था, स्टीम काम में ली जाती थी। तो वो क्यों होता था? क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, हर मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, आज एक्चुअली में हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अल्दो मैंने कल भी बताया था आपको जितना काम का था, है ना। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे और किस मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है। साथ में हम दो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो मेटल शो करती हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाओ साथ में। और थर्ड रिएक्शन दो हमने कल पढ़ ली थी, थर्ड रिएक्शन मेटल की हम लोग डिस्कस करते हैं। Reaction of metals with solution of other metals, solution of other metals मतलब समझाते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक मेटल सॉल्यूशन है, मेटल का सॉल्यूशन लाइक CuSO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना। मैं एक कंटेनर लेता हूं, है ना, डब्बा। इस डब्बे में क्या भर देता हूं? कॉपर सल्फेट। एक कंटेनर में हमने CuSO4 ले लिया, एक्वस मीडियम में लिया है ना। मैं आपको बताऊं, पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बड़ा खूबसूरत सॉल्यूशन होता है। कलर क्या होता है इसका? ब्लू। तो ब्लू कलर का मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया एक कंटेनर में, एक टेस्ट ट्यूब में, और हमने इसमें एक मेटल डाल दी, जिंक, है ना। जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, है ना। पाउडर फॉर्म में तो पाई नहीं जाती है, आती नहीं है हमारे पास। ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ठीक है, जिंक के डाल दिए सर। अगर थोड़ी देर हम इसको एक किसी एप्लियंस से हिलाएं, है ना, हम इसको कंटिन्यूअसली हिलाएं, तो थोड़ी देर बाद, और नहीं भी हिलाएं तो, है ना, तो थोड़ी देर बाद हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। एक नहीं, काफी सारे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। क्या क्या हम देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, धीमे धीमे सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ठीक है, साथ साथ यहां मेटल सॉल्यूशन के बीच में, जहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, यहां पे एक फॉर्मेशन होता है ब्राउनिश रेड कलर की पीपीटी का। किस कलर का? ब्राउनिश रेड पीपीटी का। ठीक है, दो चीजें हुई। तीसरी चीज कि अगर मैं यहां लगा दूं एक थर्मामीटर किसी तरह, और उस थर्मामीटर को देखो ध्यान से, तो आप पाएंगे कि उस थर्मामीटर का टेम्परेचर रेज हो जाता है। मतलब यहां तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? टेम्परेचर क्या हो जाता है? रेज। सर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, समझदार बच्चा कहेगा इस बात को, है ना। यहां पर कलर चेंज दिखने को मिल रहे हैं, पीपीटी बन रहा, एनर्जी रिलीज हो रही, तभी तो टेम्परेचर रेज हुआ। थर्मामीटर लगाया, धीमे धीमे टेम्परेचर रेज हो रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। ये जो भी कुछ हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो डेफिनेटली सर एक केमिकल रिएक्शन यहां पर हो रहा है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन की, जब इनमें से कुछ भी हो तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां भी जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल को डाला जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो हमें देखना है। चलो देखो, यहां पे मैंने लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का। और इसमें जिंक मेटल डाली। तो होता क्या है, ये जो जिंक है ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देती है। ये जो जिंक है इस कॉपर को उसके सॉल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट में से निकाल देती है और खुद जाके बैठ जाती है। यहाँ पे क्या बना लेती है? ZnSO4, और कॉपर को यहां से बाहर निकाल देती है, क्या बना देती है? Cu। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ी थी हमने, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल भी गए सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से निकाल दिया। इस रिएक्शन को हम किस नाम से पढ़ते थे?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। तो वो रिएक्शन रिपीट हुई है यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं FeSO4 या CuSO4, इसी का लेते हैं सॉल्यूशन, प्लस Fe, आयरन के साथ रिएक्शन कराई, यहां क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कि मैंने इस बार FeSO4 का सॉल्यूशन लिया है ना, और यहां पर मैंने जिंक मेटल ले ली, तो यहां भी रिएक्शन प्रोसीड करेगा और क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Fe। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। इन रिएक्शंस को, इन सारी रिएक्शंस को हम किस नाम से पढ़ते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके दिमाग में हो इस रिएक्शन को लेके या इस एक्टिविटी को लेके, तो ध्यान से समझे। यहां पर कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि ZnSO4 बना और ZnSO4 का कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। और ये रेड पीपीटी किसका फॉर्म हुआ? रेड पीपीटी फॉर्म हुआ ब्राउनिश रेड पीपीटी कॉपर का। आपने सबने कॉपर देखा होगा, तो इसी कलर का होता है कुछ कुछ। तो ब्राउनिश रेड पीपीटी जो फॉर्म हुआ वो किसकी वजह से हुआ? कॉपर की वजह से। कुल मिला के यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और फर्दर कुछ एग्जांपल और मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिखे हुए हैं। अब बिल्कुल कॉमन सेंस कॉमन सवाल आता है, आएगा बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हमने एक रिएक्शन कराई CuSO4 प्लस Zn, क्या बना दिया? ZnSO4 प्लस Cu। तो सर एक रिएक्शन ये भी हो सकती है कि ZnSO4 प्लस Cu, ये कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन में से निकाल दे और क्या बना दे? CuSO4 प्लस Z। एक रिएक्शन तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, बट कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन से नहीं हटा पाएगा। अगर ऐसा होता तो खुद से समझो, यहाँ कॉपर और ZnSO4 बन रहा था, तो कॉपर इसके साथ फर्दर रिएक्ट करके वापस ये बना लेता, है ना, रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में चला जाता। यानी कि कोई मेटल किसी दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है ना, जबकि वो मेटल उस दूसरी मेटल के सॉल्यूशन में से उस मेटल को नहीं निकाल पाती। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैंने कहा जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, पर कॉपर की हिम्मत नहीं है कि जिंक को उसके सॉल्यूशन से निकालना है। ये सारी कहानी किसकी होती है? रिएक्टिविटी। किसकी होती है? रिएक्टिविटी। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि हर एलिमेंट कंपाउंड बनाना चाहता है, वो चाहता है कि वो कंपाउंड फॉर्म में रहे, फ्री स्टेट में नहीं रहना चाहता। तो जिंक भी चाहता है, कॉपर भी चाहता है। कॉपर भी चाहता है मैं कंपाउंड की फॉर्म में रहूं, जिंक भी चाहता है मैं कंपाउंड की फॉर्म में रहूं। अब ये कोशिश कर रहा कि मैं कंपाउंड बना लूं, है ना, कॉपर को हटाऊं और मैं कंपाउंड बना लूं। ये कब जीतेगा? जब ये जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, जब ये जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसको उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। और अगर नहीं होगा तो नहीं हटा पाएगा। यहाँ पर होता है रिएक्शन होती है, जबकि यहाँ कॉपर जिंक से ज्यादा पावरफुल नहीं होता, तो रिएक्शन नहीं होती। ऐसा कहना चाहिए टेक्निकली, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता जिंक से, तो ये रिएक्शन नहीं होती। सेम मैनर में मैं बात करूं कि आपने रिएक्शन करा दी इसकी FeSO4 प्लस Cu, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको सॉल्यूशन से हटा रहा है, लेकिन कॉपर Fe से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, नहीं हटा पाएगा। कॉपर FeSO4 को Fe को FeSO4 में से नहीं हटा पाएगा। कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? कैसे हम ये बात पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी एक सॉल्यूशन देती है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देती है? रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब हम लोगों ने एक ऐसी सीरीज बनाई हुई है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को ऊपर रखा है और कम रिएक्टिव मेटल्स को धीमे धीमे नीचे रखा है। समझाते हैं हम बात को, है ना। तो हमें चीज पढ़नी पड़ेगी। हमारे सामने सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन किसको उसके सॉल्यूशन में से हटाएगा, कौन नहीं हटाएगा? हम क्या करेंगे सर, हैं? बताओ जरा कि हम कैसे पता लगाएंगे ये? तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज। और इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती है सर? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जब हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएं,
मतलब सबसे ऊपर वो मेटल रख दें जो ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, इस तरह से अगर हम मेटल्स को रख दें तो जो सीरीज हमें मिलती है उस सीरीज को क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, सब समझते हैं मतलब समझो क्या कह रहा हूं मैं कि व्हेन अ मेटल इट इज अ सीरीज, ऐसे लिखते हैं, इट इज अ सीरीज in which different metals are arranged in their decreasing order of reactivity, and this series is known as reactivity series। समझो, आपको एक सीरीज दिखेगी एनसीईआरटी में, आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको यहां बनाते हैं, सबसे ऊपर आपको उसमें मिलेगा पोटेशियम, उसके बाद मिलेगा सोडियम, फर्दर आपको मिलेगा कैल्शियम, फिर आपको मिलेगा मैग्नीशियम। ठीक है, फर्दर आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा जिंक, है ना, और भी मेटल्स हो सकती है, मैं काम की बता रहा हूं। फर्दर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे लेड, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे कॉपर, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे सिल्वर, यहाँ मिलेगा आपको गोल्ड, और यहाँ मिलेगा आपको प्लेटिनम। मतलब और भी आपको एलिमेंट्स मिल सकते हैं, मैंने काम के बनाए हैं, ठीक है, जो हमारे मेनली काम आएंगे। ठीक है, अच्छा जिंक के नीचे एक और लिख लेना, आएगा, ये भी काम आएगा, जिंक यहाँ पे आएगा। अब जब आप डाउन भी अप टू डाउन जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो वो कौन होगी, पोटेशियम। आपसे पूछा जाए सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन होगी, तो प्लेटिनम। इस सीरीज में बात कर रहे हैं, इस सीरीज को क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पर बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं इन सबको कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और इसके नीचे वाली जितनी भी मेटल्स हैं इसको हम कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब समझो, अगर मेरे पास में कोई सीरीज याद है तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आराम से कर सकता हूं। कैसे कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर आएगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, जो नीचे आएगी वो कम रिएक्टिव होगी। तो ऊपर आने वाली मेटल नीचे आने वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। क्या कहा मैंने, ऊपर आने वाली मेटल नीचे आने वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। थोड़ा चेंज करना, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। क्या कहा, ऊपर आने वाली मेटल नीचे आने वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। एग्जांपल देखते हैं, समझो, मान लो मेरे पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां से कोई मेटल उठाओ, मैंने उठाई Ag, हमने कहा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि Ag नीचे आती है, सिल्वर नीचे आती है, जिंक ऊपर आती है, विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक। तो लेसर रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। पर मैंने लिख दिया क्या, ZnSO4 प्लस Ca, तो क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और क्या बनेगा, CaSO4 प्लस Z। क्यों होगा, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, तो कैल्शियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ZnSO4 में से कैल्शियम निकाल देगा, किसको, जिंक को, क्या बना देगा, CaSO4। बट अगर मैं ZnSO4 की रिएक्शन किसके साथ कराऊं, इससे नीचे आने वाली मेटल्स के साथ, जैसे कॉपर के साथ करवाई थी, तो देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन देम, कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा मैंने रिएक्शन कराई किसकी, KCl की, किसके साथ कराई, एल्यूमिनियम के साथ, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, केवल पोटेशियम को तो कोई डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। यहां में बात समझ में आ रही है, बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि जो मेटल ऊपर आएगी वो नीचे आने वाली मेटल्स को आपको कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि MgSO4 प्लस, इसकी रिएक्शन लिख दी उन्होंने कॉपर के साथ, है ना, और उन्होंने बना के दे दिया तुम्हें CuSO4
प्लस Mg और पूछ लिया क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अगर कॉपर मैग्नीशियम से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कॉपर नीचे आता है, लेस रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज से आपने जो कल पढ़ी थी उन रिएक्शंस का आंसर भी दे सकते हो। आपको पता है सोडियम और पोटेशियम जल्दी से वाटर के साथ रिएक्शन कर पा रही थी, कैल्शियम रिएक्शन कर पा रही थी, एल्यूमिनियम और जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन कर रही थी, सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन ही नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है इनकी। सेम कहानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज से आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, आपको क्लियर होनी भी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, फिर तो तुक्के वाली बात हो जाएगी, है ना, कि आंसर थोड़ा याद है थोड़ा नहीं है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के ये मेटल्स को याद होने चाहिए। स्पेशली एक बार फिर से सुन लो, ये यहां तक, हाँ आयरन तक, ठीक है, और इसके बाद ये तो याद होनी चाहिए। अब लेड को भी छोड़ दो, यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप लेड को भी छोड़ दो तो यहां से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आने को यहाँ जिंक के बाद निकल आएगा, है ना, निकल भी आता है ना, काफी मेटल्स आती है, आप देखेंगे एनसीईआरटी, बट आपको लर्न केवल ये करनी है, आप इतनी लर्न कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, निकल जिंक के नीचे आता है। अगर आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो यहाँ जिंक, यहाँ क्या आ जाएगा, निकल, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। NiSO4 प्लस जिंक क्या बना दिया उन्होंने, ZnSO4 प्लस Ni। इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निकल नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है। जिंक जस्ट अ मिनट, सही है, होगा। NiSO4 का सॉल्यूशन ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वेरी सॉरी। NiSO4 प्लस जिंक, पूछ लिया आपसे, होगा ये रिएक्शन? हाँ, जिंक ऊपर आता है, निकल नीचे आता है। जिंक कैन डिस्प्लेस निकल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस तरह से आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही थी, है ना। पहले भी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था, एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था, जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, ठीक है। चलो फर्दर लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी रहने देते हैं, है ना, काम आएगी, ये बनी रहने देते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें कुछ पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, रिएक्शन नंबर 4 है ये, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। लाइक स्पेशली हम बात करेंगे डाइल्यूट HCl की और हम बात करेंगे डाइल्यूट H2SO4। स्पेशली इनके रेफरेंस में रिएक्शन दिया हुआ है तो इनकी हम ज्यादा बात करेंगे। तो सुनो ध्यान से, कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगी किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। इन दोनों एसिड्स की बात करेंगे हम, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ फॉर्मेशन करेंगी किसका, सॉल्ट का। एक तो बनाएंगी सॉल्ट, साथ में यहां गैस निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन। इसको छापो पहले तो अपनी कॉपीज में और दिमाग में भी, कि जब मेटल की रिएक्शन, जनरली ऐसा होता है कि जब मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराई जाती है तो सॉल्ट बनते हैं, साथ में गैस निकलती है कौन सी, हाइड्रोजन। एग्जांपल देखिए, मैंने सोडियम की रिएक्शन कराई किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl मतलब एक्वस पानी भी है इसमें, तो क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट बना, साथ में गैस निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन। बैलेंस करना चाहते हो रिएक्शन को, बैलेंस कर लो, हो गई बैलेंस। 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर हो गए, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है ना। और देख लेना, मैंने कहा सोडियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, सोडियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, Ne2SO4, सॉल्ट बना, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। बहुत सारी मेटल्स करती हैं ऐसा। जैसे पोटेशियम की बात कर लो तो सेम रिएक्शन होगा, KCl बन जाएगा, यहाँ K2SO4 बन जाएगा। कैल्शियम की बात कर लो, कैल्शियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम का सॉल्ट CaCl2, ठीक है, साथ में कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद हो जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा, कैसे कैसे याद हो जाती है।
आपको पता है कैल्शियम 2+ में होता है, ये टूटेगा H+Cl- में, तो इसका 2+ इसके Cl- के साथ जुड़ना है ना। आपको पता है यहाँ पर 2+ है तो ये 2 हो जाएंगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CaCl2। अब 2 Cl- काम आए तो मतलब 2 H+ होंगे, 2 H+ क्या बना देंगे H2 बना देंगे। तो रिएक्शन बैलेंस भी करना आसान होता है, रट्टा नहीं मारना, समझना है इसको, ठीक है। जैसे मैंने कैल्शियम की रिएक्शन कराई विद H2SO4 तो क्या बना के देगा, अब आराम से कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 क्या देता है 2H+ और SO4 2-, ये किस आयन में बदलेगा Ca2+ में, तो यहां पर इन दोनों से रिएक्ट करके क्या बना देना है आपको CaSO4। चार्ज पहले सिंपलेस्ट रेशियो बदलते हो ना, तो इसका 1 इसके पैरों में, इसका 1 इसके पैरों में, सब सीखा हुआ है आपने। CaSO4 साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। फर्दर अब अगर आपसे कहे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओ किसके साथ, HCl के साथ, हो जाएगा, क्या बनेगा Mg2+ की फॉर्म में होता है, यहां देखो एक बार, Mg क्या बनाता है 2+, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Cl क्या बनाता है Cl-, तो इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, क्या सॉल्ट बनेगा इसका MgCl2, और सिंस यहां पर 2 लिए हैं तो 2 H+ मिलकर क्या बना देंगे H2, है ना। यहां पर MgCl2 रिएक्शन बैलेंस है 2H और 2 Cl, क्लियर हुई बात मेरी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत सारी मेटल्स इस रिएक्शन को देती है बट बहुत सारी नहीं देती। कौन सी नहीं देती, अगर मैं बात करूं कॉपर की, मैं बात करूं सिल्वर की, मैं बात करूं गोल्ड की, प्लेटिनम की, तो ये वो मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती। क्या कह रहा हूं मैं, कॉपर एग्जांपल देखते हैं, सुनो ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, कुछ भी रटने का नहीं है, सब समझने का है। मैंने कहा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा do not evolve hydrogen gas with dilute acids such as H2SO4 dilute की बात कर रहे हैं and HCl। मैंने इनकी बात NCERT ने की है इसलिए इनकी बात हम कर रहे हैं। तो H2SO4 और HCl के साथ ये नहीं निकालेंगे, क्या कोई रीजन बता सकता है मुझे, हाँ। रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, मैंने कौन सी मेटल्स की मना की, कॉपर की मना की, सिल्वर की, गोल्ड की और प्लेटिनम की, ये सारी मेटल हाइड्रोजन से नीचे आ रही है। तो यानी कि एक चीज यहां पे समझ में आती है कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को एसिड्स में से नहीं निकाल पाएगी, ऊपर वाली निकाल देगी। एक रिएक्शन लिखते हैं वापस से, हम रिएक्शन लिखते हैं किसका, जिंक सल्फेट का किसके साथ, HCl के साथ, क्या बनेगा बोलो जरा, सॉरी जिंक का, मेटल का करना है ना, सॉरी जिंक का HCl के साथ, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो क्या बनेगा ZnCl2, सॉल्ट तो बना ही हो गया, साथ में क्या निकलेगी H2। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है, देखा जाए तो हाइड्रोजन को हटा रहा जिंक, उसकी जगह जाके बैठ रहा, सॉल्ट बना रहा, हाइड्रोजन को निकाल रहा, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही तो है, देखा जाए तो। भाई H+ को कौन निकाल देगा, जो H+ से ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऊपर वाली है निकाल रही है, नीचे वाली नहीं निकाल रही। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। शायद आपको आसानी से समझ में आया कि हाइड्रोजन, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो हाइड्रोजन निकाल देती है, जो इससे ऊपर आती है कुछ नहीं निकाल पाती, जो इससे नीचे आती है। रीजन आपको क्लियर हो गया होगा यहां से कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाली मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना। दीज मेटल्स आर more reactive than hydrogen, so they can evolve hydrogen from the acid but they can't। रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि these metals are lesser reactive than hydrogen। क्लियर हो गई, तो they can't evolve hydrogen, ठीक है, from the dilute acids, ठीक है। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब सुनो, एनसीईआरटी एक लाइन और लिखता है क्या, कि इन सबकी हाइड्रोजन निकालने का नेचर भी सेम नहीं होता। ये जल्दी हाइड्रोजन निकालेगी, ये भी जल्दी निकाल लेती है, जबकि ये टाइम लेती है। गलत लिखता है क्या, सही तो लिखता है, धीमे धीमे नीचे जा रहे हो तो रिएक्टिविटी कम हो रही है ना। निकाल तो सब रही है हाइड्रोजन, बट ये तेजी से निकाल देंगी, ये धीमे धीमे निकालेंगे।
समझ में आती है इतनी बात, है ना। अगेन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि ये रिएक्टिव होती है, और आप ना इनकी रिएक्टिविटी का रीजन आराम से समझ सकते हैं। समझो भाई, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,1 और एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,3। यार इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जल्दी से निकाल के और अपना काम खत्म करके Na+ बनाएगा। इसको 3 निकालना है, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। जिनको आगे फर्दर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ थोड़ा पंगा होता है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने होते हैं, है ना, साइज भी बड़ा होता है। अच्छा निकल की बात करें तो इसके साथ भी यही समस्या है ना, रिएक्टिविटी के वजह से। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, सोडियम से कंपेयर करूं तो कैल्शियम, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है 2,8,1, कैल्शियम को 2 निकालना है, तो डेफिनेटली टाइम लेगा ना कैल्शियम, तो इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये बात समझ सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। और भी इफेक्ट होते हैं जो यहाँ काम करते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत फील ले सकते हैं कि हाँ ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है, ठीक है। खैर इतना हम लोगों ने देखा। अच्छा फर्दर हम एक और एसिड की बात करते हैं विच इज डाइल्यूट HNO3। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख रहा हूं, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड। तो सुनो ध्यान से, अभी मैंने लिखा कि जनरली ऐसा होता है कि डाइल्यूट एसिड सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, बट नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये दोनों ऊपर स्पेशली लिख दिए। डाइल्यूट HNO3 डू नॉट इवॉल्व या डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स। नहीं, ये नहीं निकालता है, ये तो मना कर देते हैं साहब। मतलब समझो HNO3 साफ मना कर देता है, हम हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे ना, हमसे नहीं होगा ये। एग्जांपल दो सर, जैसे मैंने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का ऑल्टोइस, इसकी रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, लग रहा था कि ये एसिड है तो हाइड्रोजन निकाल के देगा, बट इसने नहीं निकाल के दिया। इसने कहा कि लेड नाइट्रेट को बदल दो किसमें, लेड में, ठीक है, किसमें बदल दो, लेड में। 2+ से सॉरी वेरी सॉरी, अपन मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं, मैंने मेटल सॉल्यूशन ले दिया, आई एम रियली सॉरी। लेड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ। अब समझो ना मेटल है, अरे ऊपर लिखा है ना मेटल की डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन, तो मैंने मेटल ली, मेटल की रिएक्शन मुझे HNO3 के साथ करानी है। हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि HNO3 एसिड है, डाइल्यूट लिया है तो हाइड्रोजन निकालेगा, क्यों, लेड ऊपर भी आती है, दिख रहा है ना, लेड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो निकालना तो चाहिए, पर नहीं करता है ऐसा। एक्चुअली यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है PbNO3 का ऑल्टोइस लेड नाइट्रेट, साथ में गैस निकलती है NO2, है ना, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी में क्या बनता है, वाटर। ध्यान से देखो तो यहाँ पर HNO3 ने लेड को लेड नाइट्रेट में चेंज कर दिया। रिडक्शन मैं कहूं इसका, HNO3 ने लेड को ऑक्सीडाइज कर दिया। समझो लेड यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 0, जबकि अगर लेड नाइट्रेट में आप लेड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना है 2+। सिखाया था ना मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर से पहचानना कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। लेड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2+, है ना, या ऐसा समझ लो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है आगे, तो यहाँ पर लेड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसने किया, HNO3 ने। लेड ने हाइड्रोजन निकालने की बजाय क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया इसको लेड नाइट्रेट में चेंज कर दिया, ठीक है। जबकि NO3 खुद किस में बदल गया, NO2 में। ऑक्सीजन निकल गई इसके पास से, ऑक्सीजन निकल गई मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। एनसीईआरटी का लिखता है, ध्यान से सुनो, कि डाइल्यूट HNO3 डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद मेटल बिकॉज इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये अपनी मस्ती में मस्त है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं निकालनी। ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलेगा कि नहीं हम हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, हमारा मन नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे और एक रेडॉक्स रिएक्शन करके दिखाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है
कंसंट्रेटेड डाइल्यूट HNO3 कोई सा भी ले लो, वो ये काम नहीं करता जो बाकी के एसिड्स करते हैं। क्यों? HNO3 जो होता है डाइल्यूट HNO3 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, दो एक्सेप्शन भी हैं इसमें, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको कि अगर मेटल हो मैग्नीशियम या मेटल हो मैंगनीज तो ये हाइड्रोजन निकाल देगा। कौन? डाइल्यूट HNO3, है ना। लिख लेना इसको, डाइल्यूट HNO3 कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस with whom? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इन दो मेटल्स के साथ, केवल इन दो मेटल्स के साथ HNO3 हाइड्रोजन निकालेगा और किसी मेटल के साथ ये हाइड्रोजन नहीं निकालता। एक्चुअली इसका रीजन भी रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। खैर हमें वो नहीं पढ़नी। समराइज करूं तो केवल इतना ध्यान रखना है इस रिएक्शन में से कि जनरली जो मेटल्स होंगी डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, जबकि डाइल्यूट HNO3 ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कौन सी मेटल निकालेंगे HCl और H2SO4 के साथ? हाइड्रोजन गैस, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि डाइल्यूट HNO3 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन रिएक्शंस में। आपको क्लियर हो गई इतनी कहानी। चलिए, तो ये दो केमिकल रिएक्शंस थी जो हम लोगों ने खत्म की। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जब एसिड्स की बात हो रही है ना, तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अगर मैं मिक्सचर लूं किसका? HCl का, है ना, बस रिएक्शन तो खत्म हो गया। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने HCl और HNO3 का एक मिक्सचर लिया, दोनों एसिड्स हैं, मिक्सचर लिया 3:1 में। तो इसका जो 3:1 का जो मिक्सचर है उसका एक नाम है एक्वारेजिया। हाँ सर, याद आया, पढ़ाया था आपने, एक्वारेजिया, है ना। जब HCl और HNO3 को 3:1 में लिया जाता है तो एक मिक्सचर बनता है, उसको कहते हैं एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया इतना ज्यादा कैपेसिटी रखता है ना कि इट कैन डिसॉल्व गोल्ड। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, है ना, ये जो मिक्सचर है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको याद रखनी थी, ठीक है, मैंने आपको बता दी। फर्दर आयनिक कंपाउंड आपके बचे हुए हैं जिनको मैं पहले ही एक वीडियो में करवा चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ में आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाएं अच्छे से, इसको NCERT से पढ़ें और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछें। थैंक यू।